हेलो एवरीवन, वेलकम टू द कॉमर्स शेयर ऑफ अदर प्लेटफॉर्म। दिस इज सौम्या यादव हियर। चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। और वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक देखो, अगर आप लोग ये क्वेश्चंस कर लेते हो या इस क्वेश्चन से रिलेटेड टॉपिक्स आप कर लेते हो तो 110% आप एग्जाम क्लियर कर सकते हो। ठीक है, चलिए फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, हिंदी इंग्लिश दोनों में दिया हुआ है। To ensure that enough funds are available at the right time to honor the commitments and to carry out the plans is discussed in which of the following? Your options are capital structure, financial leverage, financial planning, or investment decision. यानी आपके मतलब ये है कि आपके पास इतना ज्यादा पैसा बेटा होना चाहिए राइट टाइम पर, कि अगर आपको कोई अपॉर्चुनिटी मिल रही हो या आपको कोई प्लान आगे बढ़ाना हो तो उस टाइम पे अगर आपको पैसों की जरूरत हो तो आपके पास इतने पैसे होने चाहिए। उस टर्म को हम लोग क्या बोलते हैं? फाइनेंशियल प्लानिंग बेटा इसका राइट आंसर हो जाएगा। फाइनेंशियल प्लानिंग जब हम आगे का सोच चल के, जैसे आप लोग सेविंग्स करते हो ना, अपना रियल लाइफ से जोड़ोगे ना तो क्वेश्चन बहुत इजी हो जाएगा। अगर आप लोग सोचते हो कि कल को हमें कोई इमरजेंसी आ जाए या फिर कल को हमें कोई नया प्रोजेक्ट करना हो या घर खरीदना हो या एनीथिंग, ठीक है, कुछ भी कुछ भी आप लोगों को अगर ऐसा लगता है तो आप प्लानिंग करके ही चलते हो ना, तो उसे बोलते हैं फाइनेंशियल प्लानिंग। ठीक है, कैपिटल स्ट्रक्चर जैसे टर्म्स थी वो बेटा ये नहीं आता है। इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है कि आपको कहाँ पर पैसा इन्वेस्ट करना है। ठीक है, फाइनेंशियल लेवरेज की बात करते हैं और कैपिटल स्ट्रक्चर, इन सब में डेट और इक्विटी देखा जाता है। तो यहाँ कोई ऐसा टर्म आपको दिया नहीं है क्वेश्चन में। ठीक है, आंसरेबिलिटी फॉर आउटकम ऑफ द असाइन टास्क इज कॉल्ड डिसेंट्रलाइजेशन, अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी या फिर अकाउंटेबिलिटी। यानी आपको कोई काम दिया गया, आपके बॉस ने, आपके सुपीरियर ने आपको कोई काम दिया है। अब उसका जो रिजल्ट आया है, वेदर इट इज पॉजिटिव और नेगेटिव, ठीक है, चाहे आपका रिजल्ट अच्छा हो या नहीं हो, तो आपकी ही जिम्मेदारी या आपकी ही जवाबदेही होगी। यानी आप भी आंसरेबल होगे उस टास्क के रिजल्ट को लेकर। सो ऑप्शन में बताइए क्या होने वाला है? डिसेंट्रलाइजेशन, अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी या फिर अकाउंटेबिलिटी। तो बेटा अकाउंटेबिलिटी इज योर राइट आंसर, क्योंकि अकाउंटेबिलिटी का मतलब होता है जवाबदेही, जैसे मैंने हिंदी में बोल दिया था कि आप इसके लिए आंसरेबल रहोगे। डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है अगर कोई सुपीरियर है, अगर वो डिसीजन लेता है बेटा, तो वो सबको इन्वॉल्व करके चलता है, यानी मिडिल लेवल को भी, लो लेवल को भी। अथॉरिटी की बात करें तो अथॉरिटी बेटा वो आपका मतलब होता है पावर। जैसे आपके सबऑर्डिनेट, आपके बॉस, आपके प्रिंसिपल के पास पावर होता है आपको ऑर्डर देने का। रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करें तो ये होता है जिम्मेदारी, यानी काम करना। काम करना यानी आपको कोई टास्क दिया हुआ है, आपको क्लियर बता रखा है आपको ये काम करना है, वो आपकी जिम्मेदारी है, ठीक है, पूरा करना। अब डिफरेंस देख लो, रिस्पॉन्सिबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी। रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब आपकी जिम्मेदारी है, आपको काम दिया है 9 to 5, आपको वो करना ही करना है। लेकिन यहाँ पे बोला है जो आउटकम आएगा, आउटकम दिया हुआ है वर्ड देखो, आउटकम का मतलब जो परिणाम आएंगे, जो रिजल्ट आएंगे, उसकी जवाबदेही कौन देता है, उसको मतलब जो देगा उसको क्या बोलते हैं? अकाउंटेबिलिटी। ठीक है, सिर्फ काम करना है तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो तो आपका काम है, लेकिन जो काम किया है उसका जो रिजल्ट आएगा उसकी जवाब को देना, उसको बोलते हैं अकाउंटेबिलिटी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर। मैं थोड़ा सा इसको जूम कर देती हूँ, आई थिंक ये दिख जाएगा आप लोगों को इसकी। चलो मैं ऊपर का हटा देती हूँ, सिर्फ मैच करो आप, ठीक है। सबसे पहला है आपका स्पीड बॉस, गैंग बॉस, रिपेयर बॉस और इंस्पेक्टर। और आपको मैच द कॉलम लगाना है। तो बता दीजिए स्पीड बॉस का क्या काम होता है, गैंग बॉस का क्या काम होता है, रिपेयर बॉस और इंस्पेक्टर। ये आपका बिजनेस से ही क्वेश्चन दिया हुआ है और टेलर ने जो साइंटिफिक मैनेजमेंट की थ्योरी लिखी है उसमें से ही ये क्वेश्चन दिया हुआ है। चलिए वन बाय वन देख लेते हैं। स्पीड बॉक्स का मतलब क्या होता है? स्पीड से काम करना। यानी आपको ये देखना पड़ेगा कि जैसे आप लोग घर में नहीं कहते हो स्पीड से जल्दी से काम करो ताकि काम समय पे पूरा हो जाए। आपके बॉस आपको टाइम देते हैं ना कि आपको एक एक घंटे के अंदर ये काम करके ही देना है। तो स्पीड बॉस का मतलब बेटा ये होता है कि जो भी काम है, जॉब है, वो टाइम पे कंप्लीट हो। स्पीड का मतलब टाइम ही होता है एक तरीके का, कि आपको टाइम पे कंप्लीट करना है। अगर आप धीरे धीरे स्पीड रहोगे तो आप कंप्लीट नहीं कर सकते। सो फर्स्ट का बेटा फोर्थ यहाँ पे हो जाएगा। अगर आपको नहीं विजिबल हो रहा है अभी भी तो मैं आपको उसे पढ़ के बता देती हूँ। इसका आंसर है टू इंश्योर टाइमली एंड एक्यूरेट कंप्लीशन ऑफ जॉब। कार्य को समय पर और सटीक रूप से पूरा करना, सुनिश्चित करना। अगर मैं बात करूं बेटा गैंग बॉस की, तो ये जो गैंग बॉस होते हैं वो क्या करते हैं, और रिपेयर बॉस क्या करते हैं, और इंस्पेक्टर क्या करते हैं? तो चलो लास्ट का उठाते हैं सबसे पहले, इंस्पेक्टर। जो इंस्पेक्टर होता है ना, अगर आप लोग कहीं काम देखो, आपका बॉस समझ लो मैनेजर, तो वो क्या दिखता है?
मैम जो मैनेजर होता है, जो इंस्पेक्टर होता है, वो सिर्फ ये देखता है कि काम जो आपने करा है उस पे क्वालिटी चेक करना। ठीक है, तो इसका सेकंड हो जाएगा टू चेक द क्वालिटी ऑफ वर्क। इसका कुछ काम नहीं होता है, इसको बस ये देखना आपको ये काम दिया गया था, आपने उसको सही से किया है कि नहीं किया है। ये काम होता है इंस्पेक्टर का। ठीक है, चलिए ठीक है, फिर नेक्स्ट वाले पे चलते हैं हम। आपका यहाँ पे देखो, ये चारों एक ये अलग अलग से क्वेश्चन थे। ठीक है, लेकिन मैंने आपको ये चारों दे दिए ताकि मुझे बार बार एक्सप्लेन ना करना पड़े। फिर आता है आपका गैंग बॉस। देखो गैंग बॉस क्या होता है, गैंग बॉस ये ध्यान रखता है कि आपके पास मशीन्स टूल्स ये सारे रेडी रहे। क्या है, आपके पास सारी चीज की अवेबिलिटी रहे। आ रहा है आपको समझ में? ठीक है, आपके पास सारी चीज की अवेबिलिटी रहे। और अभी नेक्स्ट चलते हैं यहाँ पे। एक मिनट, मेरा पीडीएफ यहाँ पे डिस्कनेक्ट हो गया फोन से। चलो ठीक है, फिर लास्ट क्या बचा है? हाँ, वो तो मैंने लगा दिया, फिर अपने आप हो जाएगा लास्ट का। तो गैंग बॉस आपका थर्ड में आ जाएगा कि मशीन्स टूल्स रेडी रखो। ठीक है, रिपेयर का बॉस का क्या काम होता है बेटा? रिपेयर का होता है कि प्रॉपर वर्किंग कंडीशंस है या नहीं है मशीन्स और टूल्स की, यानी प्रॉपर से काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। अगर नहीं है तो फिर वो रिपेयर करेंगे। अगर मशीन सही से काम नहीं कर रही तो उसको रिपेयरिंग की जरूरत है ना। और गैंग बॉस का मतलब होता है कि मशीन्स वगैरह है कि नहीं है, फिर नहीं होगा तो काम कैसे होगा। तो देखो ये चार क्वेश्चंस थे जो एक में ही आपके कंप्लीट हो गए। स्पीड बॉस होता है जो टाइम देखता है कि टाइमली काम कंप्लीट हो जाए। गैंग बॉस होता है बेटा, वो देखता है कि मशीन्स वगैरह जो है वो आपके पास रेडी रहे। रिपेयर बॉक्स जो होता है वो ये देखता है कि सही से चल रही है कि नहीं मशीन टूल्स, अगर ना है तो वो रिपेयर करे। और इंस्पेक्टर का काम होता है सब कुछ चेक करना, क्वालिटी ऑफ वर्क। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ईयर टेलर रोट द बुक द प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट? बता दीजिए। चलो 1911 इसका आंसर है बेटा, राइट। 1911 में इन्होंने अपनी बुक लिखी थी साइंटिफिक मैनेजमेंट। ठीक है, टेलर ने। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, हु कैन चेक द प्राइस फ्लक्चुएशन इन द मार्केट बाय होल्डिंग बैक द गुड्स व्हेन प्राइस फॉल एंड रिलीजिंग द गुड्स व्हेन प्राइस राइजेस? आपके ऑप्शन है बेटा, होलसेलर, एजेंट, रिटेलर और फिर मर्केंटाइल एजेंट। ठीक है, आपको सिर्फ ये बताना है कि ऐसा कौन सा इसके अंदर ये टर्म यूज होगा, कौन है वो, जब प्राइस फ्लक्चुएशन होता है ना, यानी माल में जो कीमत होती है उसमें गिरावट होने पर, जब आपका प्राइस बेटा मार्केट के अंदर गिर जाता है, बहुत कम में बिच रहे बेक रहे मतलब बहुत कम में बेचे जा रहे होते हैं सामान, तब उसको क्या कर रखता है, अपने पास ही रख लेता है। लेकिन जब प्राइस बढ़ जाते हैं तो मार्केट में बेचना शुरू कर देता है। ठीक है, यानी वो जब उतार चढ़ाव होता है प्राइस के अंदर मार्केट में, तो अगर कम प्राइस चल रहा है, अगर सपोज करिए मेरे पास है ना आलू की फैक्ट्री मतलब है, समझिए। अब मैंने देखा कि यार आलू की कीमत तो बहुत ही कम हो रही है। ठीक है, आलू की कीमतें क्या हो रही है, बहुत कम हो रही है, तो मैं उसको रोक के रख लूंगी। और जैसे ही आलू के प्राइस बढ़ेंगे ना, फिर मैं मार्केट में बेच दूंगी उसको। इस तो वो कौन है जो, ये टर्म यहाँ पे आएगा, होलसेलर, एजेंट, रिटेलर या मर्केंटाइल एजेंट। इसका जो राइट आंसर है वो होलसेलर है। होलसेलर क्यों है मैम? बेटा सारा जो इकट्ठा वाला सामान होता है ना, वो होलसेलर के पास ही होता है। होलसेलर के पास से होकर एजेंट या रिटेलर के पास जाता है। रिटेलर कौन होते हैं बेटा? जो आसपास के दुकान, छोटे मोटे दुकान खोल के बैठे होते हैं, जहां से आप सामान लेते हो। और वो सामान कहाँ से लाते हैं? या तो एजेंट से लाते हैं या तो होलसेलर से लाते हैं। अब होलसेलर जब तक सामान उसकी मर्जी होगी वो रोक सकता है, उसकी मर्जी होगी वो छोड़ सकता है, क्योंकि होलसेलर ही जो है वो सामान देता है सबको। ठीक है, वही मालिक है सबका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स इंक्लूड्स पेटेंट, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, ऑल ऑफ द अबव? ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी में ही सारी चीजें आती हैं, पेटेंट, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, तो ऑल ऑफ द अबव इज योर राइट आंसर।
ये तो बहुत इजी था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द मेंटल एबिलिटी टू एनालिसिस एंड डायग्नोस कॉम्प्लेक्स सिचुएशन इज नोन एज ह्यूमन स्किल, टेक्निकल स्किल, कॉम्प्लेक्स स्किल और कॉन्सेप्चुअल स्किल। कीवर्ड दे देती हूँ आपको यहाँ पे, मेंटल एबिलिटी। अगर जो इस वर्ड को समझ के वो आराम से क्वेश्चन को यहाँ पे सही कर देगा। जिसको समझ में नहीं आया फिर वो आप सोचते रहो। कीवर्ड से क्वेश्चन सॉल्व किया करो हमेशा से, सेंटेंस में ढूंढा करो एक ऐसा वर्ड जो आंसर वही होता है। मेंटल एबिलिटी यानी दिमाग का खेल है सारा, दिमाग से जो सोचता है, ठीक है, लॉजिक जो ज्यादा लगाता है, तो उसे बोलते हैं कॉन्सेप्चुअल स्किल्स बेटा। ठीक है, बाकी वन बाय वन समझ लेते हैं। ह्यूमन स्किल क्या होता है, जो लोगों के साथ व्यवहार अच्छा रखता है। ठीक है, ह्यूमन स्किल्स का मतलब जो कम्युनिकेशन बहुत अच्छी रखता है। जैसे अगर आप 4-5 लोग काम कर रहे हो, ठीक है, तो आपस में वो एक ऐसा होगा जिसके अंदर ह्यूमन स्किल बहुत अच्छी होगी, वो सबके साथ बना के रखता है, सबके साथ कम्युनिकेशन उसकी बहुत अच्छी होती है। टेक्निकल स्किल की बात करें तो यहाँ पे होता है टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, ठीक है ना। कॉम्प्लेक्स स्किल की बात करें तो बेटा कॉम्प्लेक्स स्किल के अंदर ये सारे आ जाते हैं, ह्यूमन, टेक्निकल, कॉन्सेप्चुअल, सबको मिलाकर सारी चीजें। कॉन्सेप्चुअल स्किल वो स्किल होती है बेटा जो दिमाग से सोचा जाए, बड़ा सोच समझ के काम करना, एनालिसिस करना, उसको देखना, सिचुएशन को, सारा कुछ दिमाग का खेल होता है, उसे बोलते हैं कॉन्सेप्चुअल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिविडेंड रिसीव्ड बाय अदर देन फाइनेंशियल एंटरप्राइजेस इज शोन इन कैश फ्लो स्टेटमेंट अंडर। यहाँ से एक क्वेश्चन जरूर आएगा, ये चार्ट करके जाइएगा, डिविडेंड पेड, इंटरेस्ट पेड, डिविडेंड रिसीव, डिविडेंड पेड, ये चार मैंने आपको बता दिए, फाइनेंशियल एंटरप्राइजेस में क्या होता है और नॉन में क्या होता है। तो आपको बताना है अगर डिविडेंड रिसीव हो रहा है लेकिन अदर देन फाइनेंशियल एंटरप्राइजेस, यानी फाइनेंशियल एंटरप्राइजेस नहीं है बेटा, नॉन फाइनेंशियल एंटरप्राइजेस है, तो वो आपका इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के अंदर आता है। अगर यही मैं बोलती कि डिविडेंड रिसीव्ड अदर देन काट देती और बोलती डिविडेंड रिसीव्ड बाय फाइनेंशियल एंटरप्राइजेस, तब ये आता ऑपरेटिंग आंसर। मैं आपको बता देती हूँ, इसी से दो क्वेश्चन बना दिए मैंने आपके। अगर आपको डिविडेंड मिल रहा है लेकिन वो है नॉन फाइनेंशियल एंटरप्राइजेस, तो आप इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज के अंदर लिखोगे। लेकिन अगर आपको डिविडेंड रिसीव हो रहा है, वो हो रहा है फाइनेंशियल एंटरप्राइजेस से, तो आप उसको लिखोगे ऑपरेटिंग के अंदर। ये याद कर लेना, डिविडेंड रिसीव्ड, डिविडेंड पेड, इंटरेस्ट रिसीव्ड, इंटरेस्ट पेड, फाइनेंशियल एंटरप्राइजेस में कहाँ रिकॉर्ड होती हैं और नॉन फाइनेंशियल एंटरप्राइजेस में कहाँ रिकॉर्ड होती हैं। फिर मत कहना एग्जाम में आया था और आपने बताया नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे आपका, द ड्राइव टू बिकम व्हाट अ पर्सन इज केपेबल ऑफ बिकमिंग इज कॉल्ड सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, सेल्फ एस्टीम, सेल्फ रियलाइजेशन या फिर सेल्फ मोटिवेटिंग। यानी अपने अंदर का सब कुछ आपको निकाल के बाहर रख देना, यानी अपनी काबिलियत को पहचानना, उसे बोलते हैं बेटा सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। दिस इज द हाईएस्ट ऑर्डर लेवल ऑफ मैस्लो नीड ऑफ हायरार्की। अगर आपने मैस्लो की हायरार्की थ्योरी पढ़ी होगी तो सबसे हाईएस्ट पे होता है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, जहां पर आप पूरी तरीके से आपको रियलाइज होता है आपके अंदर कितनी क्षमता है। ठीक है, सेल्फ एस्टीम नहीं हो सकता, आपको पता ही, तो सेल्फ रिस्पेक्ट से मतलब है। सेल्फ मोटिवेटिंग, अपने आप को अंदर से मोटिवेट करना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑफ द जॉब ट्रेनिंग मेथड। ऑप्शंस आर जॉब रोटेशंस, क्लासरूम लेक्चर्स, साइमुलेशंस या फिर वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग। यानी कौन सा ऑफ द जॉब ट्रेनिंग नहीं है, याद रखिएगा। सबसे पहले आपको समझा देती हूँ ऑन द जॉब ऑफ द जॉब क्या होता है। बेटा ऑन द जॉब वो होती है जो आप काम के साथ साथ जॉब करना, जैसे एमबीबीएस स्टूडेंट इज अ वेरी गुड एग्जांपल ऑफ दिस ऑन द जॉब ट्रेनिंग। वो लोग क्या करते हैं, पढ़ाई भी करते हैं और जाके क्या करते हैं मैम, सीखते भी हैं, उनकी ड्यूटी भी लगती है नाइट शिफ्ट और डे शिफ्ट, और वो काम भी करते हैं, उसे उनकी ट्रेनिंग भी दी जाती है उनको वहीं पर ही। और ऑफ द जॉब होता है जो आपका एरिया है ना जॉब का, उससे अलग हटकर कहीं और जाकर सीखना, कहीं और जाकर ट्रेनिंग लेना, उसे बोलते हैं आपकी ऑफ द जॉब। तो नॉट पूछी गई है बेटा, नॉट, तो यानी आपको ऑन द जॉब वाली बतानी है। तो जॉब रोटेशन इसका करेक्ट एग्जाम्पल हो जाएगा। देखो जॉब रोटेशन में क्या होता है, जॉब वाली जगह तो वही होती है बट आपको अलग अलग डिपार्टमेंट में भेज देते हैं नया नया सीखने के लिए, पर जगह वही होती है, आप काम भी वही कर रहे होते हो, ट्रेनिंग भी वही कर रहे होते हो। अगर मैं क्लासरूम लेक्चर्स की बात करूं या लेक्चर मेथड की बात करूं, तो बेटा यहाँ पे अलग से आप लोगों के लिए एक रूम बनाया जाता है जहाँ पे आपके लेक्चर्स लिए जाते हैं। ठीक है, साइमुलेशन वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग भी एक ही वही चीज होती है कि आपको मिलता जुलता जो है ऐसी जगह दी जाती है जहाँ पे आपको रियल में काम करना है। ठीक है, आपको नकली बना के दिया जाता है, आपको ऐसा लगेगा कि असली है, आपको उसी तरीके से काम करना होता है। तो ये सारी चीजें हम ऑफ द जॉब में करते हैं, वहां ट्रेनिंग अलग होती है हमारी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द प्रोडक्ट लाइफ साइकिल स्टेज इन विच अ प्रोडक्ट सेल स्टार्ट क्लाइंबिंग क्विकली। ऐसा कौन सा स्टेज है जहां पर जो आपके सेल्स है वो बहुत जल्दी जो है वो होना शुरू हो जाती है। इंट्रोडक्शन, ग्रोथ, मैच्योरिटी या सैचुरेशन। देखो वन बाय वन समझो। इंट्रोडक्शन स्टेज बेटा वो स्टेज होती है जहां नया प्रोडक्ट होता है। नया प्रोडक्ट का मतलब
कोई नहीं जानता आपके प्रोडक्ट को, ना ही कोई सेल ना कोई प्रॉफिट, सिर्फ आप एडवर्टीजमेंट करो ताकि लोग आपके बारे में जाने, आपके प्रोडक्ट के बारे में जाने। ग्रोथ स्टेज वो स्टेज होती है जहां आपके प्रोडक्ट के बारे में आप लोगों को पता है और आपकी सेल्स जो है वो बढ़ना शुरू हो गई है। मेच्योरिटी स्टेज क्या होती है, यहाँ पे कस्टमर बोर हो जाते हैं आपके प्रोडक्ट से, अब आपको कुछ नया प्रोडक्ट के अंदर डालना पड़ेगा। लास्ट होता है सेचुरेशन स्टेज, यानी एकदम टोटली आउट ऑफ द मार्केट निकल गया है प्रोडक्ट, ठीक है। जैसे कीपैड फोन होते थे, अब कहीं दिखते हैं कीपैड फोन? नहीं, क्योंकि मार्केट, अगर स्मार्टफोन्स आ चुके हैं इस वजह से कीपैड एकदम मार्केट से बाहर हो गया। अगर वही नोकिया वाले कीपैड फोन को ही स्मार्ट में चेंज कर देते तो ये नौबत नहीं आती। तो इसका आंसर बी हो जाएगा। ग्रोथ स्टेज ही ऐसी स्टेज होती है जहां पर आपका सबसे ज्यादा सेल्स और प्रॉफिट होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर। द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट कैन बी मॉडिफाइड बाय द मैनेजर्स when the situation so demand this highlights which of the following features of principle of management। ऑप्शन है आपके जनरल गाइडलाइंस, फ्लेक्सिबल, कॉन्टीजेंट या मेनली बिहेवियरल। यानी इसमें ये बोला गया है ऐसा कौन सा प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है जहां पर जो है मैनेजर जो है ना सिचुएशन या डिमांड के हिसाब से चेंज कर देता है। तो फ्लेक्सिबल बेटा इसका राइट आंसर है। फ्लेक्सिबल का मतलब ही यही होता है जो जैसा चाहिए वैसा मुड़ जाओ। जैसी, जैसा कहते हैं ना, जैसा आपकी सिचुएशन लाइफ चल रही होती है आपको उसी की तरीके से चलना होता है। जैसे लहर आ रही होती है नदी की, उसी हिसाब से आप चलो, अगर आप उसके उल्टा जाओगे तो डूब जाओगे। तो वही चीज है यहाँ पे फ्लेक्सिबल। फ्लेक्सिबल का मतलब ही यही होता है कि जैसी सिचुएशन होगी, जैसी डिमांड होगी वैसे चेंज करो अपने रूल्स वगैरह, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द लीडरशिप स्टाइल इन विच सबऑर्डिनेट एक्ट अकॉर्डिंग टू द कमांड गिवन बाय द मैनेजर एंड कम्युनिकेशन इज वन वे इज नोन एज ऑटोक्रेटिक, डेमोक्रेटिक, फ्री रेन या नन ऑफ द अबव। देखो कीवर्ड मिल गया वन वे, एक तरफा। तो ऐसा कौन सा स्टाइल है जहां पर सब ऑर्डिनेट को जो है मैनेजर को ऑर्डर देता है, उन्हें बस समझना होता है। कम्युनिकेशन सिर्फ एक तरीके की होती है, यानी मैनेजर ही बात करेगा, आप नहीं बोल सकते कुछ भी। उसे मैम बोलते हैं ऑटोक्रेटिक। ऑटोक्रेटिक बेटा वो होते हैं जो आते हैं, ऑर्डर देते हैं और चले जाते हैं, उन्हें नहीं मतलब किसी से भी, ठीक है। और डेमोक्रेटिक कौन से होते हैं बेटा? आते हैं, आपका भी डिसीजन वो लेते हैं कि आप क्या, आपका क्या सोच है, आप बताइए कोई आइडिया आपको कैसा लगा। फ्री रेन तो बिल्कुल ही छोड़ देते हैं सारा वर्कर्स के ऊपर कि आपको जो करना है करो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी ऑर्गेनाइजिंग प्रोवाइडिंग अ क्लियर डिस्क्रिप्शन ऑफ जॉब्स एंड रिलेटेड ड्यूटीज, दिस हेल्प्स टू अवॉइड द कंफ्यूजन एंड डुप्लीकेशन। द पॉइंट ऑफ इंपॉर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग डिस्क्राइब्ड अबव इज। ऑप्शन है एडेप्टेशन टू चेंज, इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन, डेवलपमेंट ऑफ पर्सनल या एक्सपेंशन एंड ग्रोथ। यानी ऑर्गेनाइजिंग में क्या होता है, आपको क्लियर बता देते हैं आपको ये काम करना है भाई, ए बी करेगा ये, सी करेगा ये, जिससे कंफ्यूजन नहीं होता और ना ही काम में डुप्लीकेशन होता है। तो इसको क्या बोलते हैं? इसका जो राइट आंसर होगा बेटा इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन। कि कोई भी काम इफेक्टिव जब होता है जब उसको सही तरीके से सही टाइम पे सही करा जाए, ठीक है। राइट पर्सन एट द राइट प्लेस, ठीक है। सबको अपनी जॉब का क्लैरिटी पता हो, किसको क्या करना है किसको क्या नहीं करना है। एडॉप्शन टू चेंज की बात करें यहाँ पे तो फ्लेक्सिबिलिटी की बात करी जा रही है कि अगर जैसा रूल्स अब जैसा डिमांड होगा वैसे चेंज करो, बट यहाँ पे तो ऐसा डिमांड और चेंज की बात ही नहीं की गई है। डेवलपमेंट ऑफ पर्सनल का मतलब होता है अपने वर्कर्स को मोटिवेट करना ताकि वो लोग भी आगे थोड़ा सा अच्छा क्या करें, काम करें, जिससे उन्हें रिकग्निशन मिले। ये भी यहाँ पे ऐसा कुछ लिखा नहीं है। एक्सपेंशन एंड ग्रोथ भी का मतलब भी ये नहीं होता। इसमें तो सिंपल सा बोला है कि भाई सबको जो काम करना है वो क्लियर पता होना चाहिए जिससे कंफ्यूजन ना हो। तो अगर कंफ्यूजन नहीं होगा तो ऑब्वियसली सी बात है इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन इसका राइट आंसर होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है इन एन इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन अथॉरिटी अराइजेस आउट ऑफ वर्च्यू ऑफ पोजीशन इन मैनेजमेंट, कंपनी रूल्स एंड रेगुलेशन, स्केलर चेन या पर्सनल क्वालिटीज। देखो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन होता है, इनफॉर्मल होता है। फॉर्मल वो होता है जहां पर बेटा सब ऑर्डिनेट सुपीरियर सब डिसिप्लिन से काम करते हैं, किसको किसको वो बात करना है, इससे फालतू कोई काम नहीं होता है। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ स्केलर चेन की तरह चलते हैं, वो लोग ए बी से काम करेगा, बी सी से काम करेगा, ऐसे चेन में चलता है, डिसिप्लिन रहती है, रूल्स फॉलो किए जाते हैं। लेकिन इनफॉर्मल में क्या होता है, सब चल रहे हैं अपनी अपनी मर्जी से, यहाँ पे थोड़ा सा रिश्तेदारी भाईचारा ज्यादा निभाया जाता है, ठीक है। तो इसका आंसर होगा बेटा पर्सनल क्वालिटीज, क्योंकि इन्फॉर्मेशन ऑर्गेनाइजेशन में लोग आपस में गप्पे गॉसिपिंग ज्यादा करते हैं, ठीक है। इनमें ज्यादा रूल डिसिप्लिन नहीं होता, सख्ती नहीं होती। नेक्स्ट क्वेश्चन है इवेलुएटिंग एन एम्प्लॉयज करंट एंड और पास्ट परफॉर्मेंस एज अगेंस्ट सर्टेन प्री डिटरमाइंड स्टैंडर्ड इज नोन एज। ऑप्शन है आपके सिलेक्शन डिसीजन, परफॉर्मेंस अप्रेजल, कंपनसेशन या प्रीलिमिनरी स्क्रीनिंग। यानी इसमें बोला गया है कि आप अपने एम्प्लॉयज के अभी की परफॉर्मेंस और पुरानी परफॉर्मेंस को कंपेयर करेंगे, इवेलुएट करेंगे, और एक आपने जो सेट कर रखा है ना स्टैंडर्ड उससे भी आप कंपैरिजन करेंगे। तो उसको क्या बोलते हैं?
इसका राइट आंसर होगा बेटा परफॉर्मेंस अप्रेजल। जब वही तो आप अप्रिशिएट कर पाओगे ना किसी को। परफॉर्मेंस, अगर मैंने सोचा था कि मेरी क्लास में एक बच्चा है, तो मैं उसको देखूंगी कि अगर वो 90 मार्क्स तक ले आया है ना, तो काफी अच्छा परफॉर्मेंस रहेगा, उसको अप्रिशिएट किया जाएगा। तो मैंने उसका पुराने पेपर्स देखे, तो उसमें उसने 60 मार्क्स, 70 लाया, अब वो जाके लाया 85 मार्क्स। तो मैंने सबको कंपेयर करके देखा, अपने स्टैंडर्ड को भी कंपेयर करके देखा, जो मैंने बोला था ना 90, तो वो आसपास आ गया 85, तो यानी इसको बोलते हैं परफॉर्मेंस अप्रेजल। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, द स्टडी विच रिफर्स टू द स्टडी ऑफ मूवमेंट विच आर अंडरटेकन व्हाइल डूइंग अ टिपिकल जॉब इज कॉल्ड। मेथड स्टडीज, फैटी एसिड, मोशन या फिर टाइम। यानी इसमें बोला गया है कीवर्ड मूवमेंट्स। मूवमेंट का मतलब चलना फिरना बैठना उठना, मूवमेंट्स। तो उस स्टडी को क्या बोला जाता है? जब आप कोई काम कर रहे होते हैं, फिर ब्रेक में आप बीच में उठते हो, फाइल इधर से उधर रखते हो, तो वो जो मूवमेंट है उसको क्या बोलते हैं बेटा? उसको बोलते हैं मोशन। मोशन का मतलब ही चलना फिरना होता है, ठीक है। अब वही चारों एक्सप्लेन कर देती हूँ। मेथड स्टडी का मतलब होता है आपने कौन सा मेथड यूज किया है किसी काम को करने के लिए। फैटिग स्टडी होता है कि आपको कितना रेस्ट का टाइम दिया जा रहा है। सपोज करें आपको सुबह से 9 से 5 तक आपको काम ही करवाया जा रहा है, तो आप बहुत ही खराब ही काम करोगे। लेकिन आपको बीच में लंच का ब्रेक भी दिया जाता है, बीच में आपको घूमने का ब्रेक भी दे रहे हैं, 10 मिनट का रेस्ट का भी दे रहे हैं, तो आप काम अच्छा करोगे। टाइम स्टडी का मतलब टाइम में चेक किया जाता है कि आप कितने टाइम में अपना टास्क कंप्लीट कर रहे हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द टू प्रमोट अमंग अवेयरनेस अमंग कंज्यूमर द गवर्नमेंट इज रनिंग अ कैंपेन जागो ग्राहक जागो। दिस कैंपेन इज पार्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग राइट? राइट टू बी इन्फॉर्म्ड, राइट टू बी सेफ्टी, राइट टू कंज्यूमर प्रोटेक्शन या राइट टू हर्ड। यानी जागो ग्राहक जागो किस लिए बोला जाता है? जागो ग्राहक जागो आपको एजुकेट करने के लिए कहा जाता है कि सुधर जाओ, पढ़ लो, समझ लो। इसको बोलते हैं राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन, जाग जाओ अब, ठीक है। राइट टू इन्फॉर्म्ड नहीं होगा। राइट टू इन्फॉर्म्ड का मतलब होता है जो प्रोडक्ट सेलर आपको बेच रहा है ना, उसके बारे में वो आपको सारी चीजें बता दे कि क्या नुकसान है क्या फायदा है। राइट टू सेफ्टी, ऐसा कोई भी प्रोडक्ट ना दिया जाए जिससे नुकसान हो जाए कस्टमर्स को। राइट टू बी हर्ड, यानी अगर उनको कोई कंप्लेन है तो उनको सुना जाए, उनके लिए एक फोरम बनाओ रिट्रेसल ग्रीवांसेस का, जहाँ पे वो कंप्लेन कर सके। इसलिए जागो ग्राहक जागो का मतलब होता है राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन। उनको एजुकेट करने की, अवेयर करने की बहुत जरूरत होती है कि जाग जाओ अब सच में ही, मूर्ख ना बने। जैसे ओटीपी स्कैम आ रहे हैं, मूर्ख मत बनो। नेक्स्ट है द रिस्क रिलेटेड टू इनएबिलिटी टू मीट फिक्स्ड फाइनेंशियल चार्जेस लाइक इंटरेस्ट पेमेंट एंड अदर रिमिटेड ऑब्लिगेशन इज नोन एज ऑपरेटिंग रिस्क, फाइनेंशियल रिस्क, बिजनेस रिस्क या नॉन ऑफ द अबव। देखो सीधे ही बोल दिया फाइनेंशियल चार्जेस। लो, अब क्वेश्चन ये पढ़ लेते ना फाइनेंशियल, तो टिक लगा देते फाइनेंशियल रिस्क। ऑपरेटिंग का मतलब डे टू डे खर्चे से अगर कोई रिस्क हो रहा हो। बिजनेस रिस्क का मतलब होता है मार्केट से, टेक्नोलॉजी से, ठीक है, अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ रहा है, कम हो रहा है, उस वजह से। और फाइनेंशियल रिस्क बेटा जब होता है जब आप कोई भी चीज फाइनेंस करते हो, जैसे आपने किसी बैंक से लोन दिया, ठीक है, लोन लिया, अब आपके पास इतना प्रॉफिट भी नहीं है, फिर भी आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ रहा है, उसे बोलते हैं फाइनेंशियल रिस्क, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, एग्जांपल ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, डेटर, जनरल रिजर्व, क्रेडिटर्स, बिल पेबल्स। यानी एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट का मतलब जमा हुआ पैसा, जैसे गुल्लक में जमा करते हो ना आप लोग, तो इसको बोलते हैं भाई जनरल रिजर्व। जनरल रिजर्व इसका एग्जांपल है। कैसे मैम? जनरल रिजर्व बेटा वही रिजर्व होते हैं जिनको हम लोग बचा के रखते हैं आगे फ्यूचर के लिए, इकट्ठा करके रखते हैं जिनको फ्यूचर में काके ये काम आ सके। इसीलिए जनरल रिजर्व जो है वो एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डेथ ऑफ अ पार्टनर, इन केस ऑफ डेथ ऑफ अ पार्टनर फॉर्म ऑलवेज डिसॉल्व, नेवर डिसॉल्व, मे और मे नॉट डिसॉल्व, इज कंपल्सरी डिसॉल्व। अगर किसी की डेथ हो जाती है पार्टनर्स की, किसी 5 पार्टनर है, किसी एक की डेथ हो गई, तो फॉर्म क्या बंद हो जाएगी, खत्म हो जाएगी? नहीं मैम, हो भी सकती है नहीं भी हो सकती है, मे और मे नॉट लग जाएगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा बेटा आपका। अगर पार्टनरशिप डीड के अंदर लिखा हुआ है कि अगर किसी की डेथ होगी तो डिसॉल्व हो जाएगा, तो करना पड़ेगा बंद। अगर नहीं लिखा है तो फिर आप नहीं कर सकते हो, इसलिए ये 50-50 रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा आपका, इफ एसेट्स रियलाइज मोर देन बुक वैल्यू, तो लॉस होगा, प्रॉफिट होगा या कोई इफेक्ट नहीं होगा। यानी आपकी बुक वैल्यू थी, सपोज करिए आपकी एसेट्स की बेटा बुक वैल्यू थी 5,000 करोड़, ठीक है, लेकिन एसेट्स बेचे कितने में, रियलाइज कितने में हुए मैम एसेट्स? वो हुए आपके 10 करोड़, 10,000 करोड़ में। यानी आपको प्रॉफिट ही हुआ ना बेटा, जितनी की वैल्यू नहीं थी उससे ज्यादा के एसेट्स आपने रियलाइज कर लिए, तो फिर क्या होगा मैम? प्रॉफिट इज योर राइट आंसर। चलो नेक्स्ट है, ट्रायल बैलेंस इज प्रिपेयर टू कैलकुलेट द प्रॉफिट लॉस, चेकिंग अर्थमेटिकल एक्यूरेसी, प्रिपेयर बैलेंस शीट एंड डिटेक्ट ऑल एरर्स।
चलो, इसका आंसर होगा चेकिंग अर्थमेटिकल एक्यूरेसी। वो ये देखता है कि डेबिट जो है वो क्रेडिट के बराबर है तो कि नहीं, ये बस चेक करना होता है। डेबिट क्रेडिट के बराबर होना चाहिए, ये चेक करता है ट्रायल बैलेंस, इट चेक्स द अर्थमेटिकल एक्यूरेसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है एरर ऑफ प्रिंसिपल का एग्जांपल आपको बताना है। रॉन्ग टोटलिंग, पोस्टिंग ऑन रॉन्ग साइड, कैपिटल एक्सपेंडिचर ट्रीटेड एज रेवेन्यू एंड रॉन्ग कास्टिंग। देखो प्रिंसिपल, एरर ऑफ प्रिंसिपल होता क्या है पहले समझो। एरर ऑफ प्रिंसिपल का मतलब बेटा ये होता है कि आपने एक अकाउंट रिकॉर्ड करने की जगह वहां रिकॉर्ड करना था, आपने दूसरी जगह रिकॉर्ड कर दिया। आपका खर्चा आया था फर्नीचर का, आपका फर्नीचर का खर्चा आया था, वो आपने क्या किया, फर्नीचर कैपिटल होता है बेटा, तो वो आपने डाल दिया रेवेन्यू के अंदर। वो अमाउंट आपने 5 लाख का लिख दिया रेवेन्यू के अंदर। यानी आपने गलत वहां पे क्या कर दिया मैम, आपने गलत अकाउंट में लिख दिया, उसको बोलते हैं एरर ऑफ प्रिंसिपल। सो ऑप्शन नंबर सी बेटा आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। कैपिटल एक्सपेंडिचर ट्रीटेड एज अ रेवेन्यू, यानी आपने दिखाना इस अकाउंट के अंदर था, कैपिटल एक्सपेंडिचर अकाउंट के ऊपर दिखा दिया आपने रेवेन्यू की जगह। अब देखो ये सारे यहाँ पे समझ लो। फिर है रॉन्ग पोस्टिंग ऑन करंट साइट इज कॉल्ड एरर ऑफ ओमिशन, एरर ऑफ प्रिंसिपल, एरर ऑफ कमीशन और कंपनसेटिंग एरर। इससे सारे एरर आपको याद हो जाएंगे। चलिए, इसका होने वाला है बेटा एरर ऑफ कमीशन। एरर ऑफ कमीशन का मतलब ही होता है आपने रॉन्ग पोस्टिंग कर दी। यानी रॉन्ग पोस्टिंग का मतलब क्या होता है मैम, राम के पास हमें 5,000 हमने लिए थे, वो हमें रिकॉर्ड करने थे, पर राम की जगह क्या किया, श्याम के अकाउंट में आपने लिख दिया बेटा। यानी आपने रॉन्ग पोस्टिंग कर दी। राम के अकाउंट के अंदर आपको लिखना था 5,000 और आपने लिख दिया श्याम के अकाउंट में। यानी आपने गलत पोस्टिंग कर दी, उसको बोलते हैं एरर ऑफ कमीशन। एरर ऑफ प्रिंसिपल में आपको बता चुकी हूँ, जो प्रिंसिपल को वॉयलेट करे, यानी जो प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग ना चले, ठीक है, उसको बोलते हैं एरर ऑफ प्रिंसिपल। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि कैपिटल का खर्चा आपने रेवेन्यू अकाउंट गलत अकाउंट में कर देना, ठीक है। फिर होता है आपका एरर ऑफ ओमिशन। बेटा एरर ऑफ ओमिशन का मतलब आपने लिखा ही नहीं, यानी लिखना था राम के में अकाउंट के 5,000, आपने लिखा ही नहीं, या 5,000 की जगह आपने 2,000 ही लिखे खाली। या तो इनकम्प्लीट होगा या तो टोटली मिस कर दिया आपने, भूल गए। कंपनसेटिंग एरर का मतलब होता है आपने दो एरर करते हैं कंपनसेटिंग में, हम दो गलतियां कर देते हैं। एक गलती हम ऐसे कर देते हैं, सपोज करिए 500 रुपए का था, अब इसको मैंने एसेट्स में अकाउंट में डाल दिया जिससे एसेट्स बढ़ गया मेरा। और वही दूसरी गलती मैंने सेम क्या करी, 500 मैंने लाइबिलिटीज में भी दिखा दी जिससे मेरा बैलेंस डिक्रीज हो गया। यानी वही सेम अमाउंट से एक बैलेंस ने बढ़ा दिया और एक को बैलेंस को कम कर दिया, दोनों फिर कैंसिल हो गए, ठीक है। उसे बोलते हैं कंपनसेटिंग एरर। यानी दो गलतियां करना, एक की वजह से बैलेंस बढ़ जाता है आपका, एक की वजह से बैलेंस कम हो जाता है। नेक्स्ट है सस्पेंस अकाउंट इज ओपनड व्हेन एरर्स आर नोन, एरर्स आर अननोन, प्रॉफिट इज लो एंड कैपिटल इज हाई। इसका जो आंसर होगा बेटा एरर्स और अननोन होगा। देखो क्या होता है जब ट्रायल बैलेंस में डेबिट और क्रेडिट, बेटा ये डेबिट है और ये क्रेडिट है, अगर ये मैच नहीं होते, भाई डेबिट हमेशा क्रेडिट के बराबर होना चाहिए तभी ट्रायल बैलेंस सही दिखाता है। अभी मैच नहीं करा, अब हमें ये भी नहीं पता कि क्यों नहीं मैच कर रहा, कौन सा एरर लग गया, एरर ऑफ प्रिंसिपल है, ओमिशन है, कंपनसेटिंग है, ये भी नहीं पता लग पा रहा, तो हम लोग क्या करते हैं सस्पेंस अकाउंट बना लेते हैं, फिर उसमें रिकॉर्ड कर देते हैं, ठीक है। जब हमें पता नहीं चल पाता ना कि क्या गलती हो गई है हमसे, तो हम सस्पेंस अकाउंट बनाकर उसको शो कर देते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द रूल ऑफ द डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर इज एप्लीकेबल टू। तीन रूल होते हैं, आपको याद होनी चाहिए, बेसिक क्वेश्चन है। डेबिट रिसीव कर रहा है, क्रेडिट गिवर है, तो उसको हम लोग बोलते हैं मैम पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट के अंदर डेबिट द रिसीवर होता है, क्रेडिट द गिवर होता है। और रियल अकाउंट में क्या होता है मैम, डेबिट व्हाट गोज आउट, क्रेडिट व्हाट कम्स इन। और नॉमिनल में क्या होता है, डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड क्रेडिट ऑल द प्रॉफिट और रेवेन्यू, ठीक है। ये तीन रूल सबको पता होने चाहिए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, अ ब्रीफ एक्सप्लेनेशन रिटन बिलो ईच एंट्री इन द जर्नल इज कॉल्ड नरेशन, समरी, एब्स्ट्रैक्ट या फुटनोट। जब हम जर्नलाइजिंग करते हैं, जर्नल करते हैं, तो उसके नीचे हम लोग ना एक एक्सप्लेन करके बताते हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं मैम नरेशन। जब भी आप जर्नल बनाते हो उसके नीचे जब नोट बनाते हो, लिखते हो एक्सप्लेन करने के लिए, तो उसको नरेशन बोला जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग द एंट्री जर्नल टू द लेजर इज कॉल्ड। जब हम सारा जर्नल का डेटा लेजर के अंदर डालते हैं उसको क्या बोलते हैं, जर्नलाइजिंग, बैलेंसिंग, पोस्टिंग या कास्टिंग। कास्टिंग जैसा कुछ नहीं होता,
ठीक है। जर्नलाइजिंग का मतलब सीक्वेंस क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में एंट्री करना, ये तो बोला नहीं है इसने क्रोनोलॉजिकल, तो इसे तो बोला है वो कौन सा प्रोसेस होता है जब ट्रांसफर करते हैं एंट्रीज जर्नल से लेजर, उसको बोलते हैं बेटा पोस्टिंग। ऑप्शन नंबर सी लगा दीजिए, पोस्टिंग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडर विच डेप्रिसिएशन मेथड द अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन रिमेन्स द सेम एवरी ईयर। हर टाइम पे डेप्रिसिएशन सेम ही आता है। रिटन डाउन, स्ट्रेट लाइन, डिमिनिशिंग, बताइए। इसका सही आंसर होने वाला है स्ट्रेट लाइन मेथड। स्ट्रेट लाइन मेथड में डेप्रिसिएशन सेम रहता है, बाकी में सब में डेप्रिसिएशन कम होता है, हर साल रिड्यूस करते हैं, रिड्यूस हो जाता है, ठीक है। रिटन डाउन हो चाहे डिमिनिशिंग हो, उसमें डिक्रीज होता है, डिमिनिश होता है। रिजर्व क्रिएटेड आउट ऑफ कैपिटल प्रॉफिट इज कॉल्ड, देखो इसी में आंसर है, रेवेन्यू रिजर्व, सीक्रेट रिजर्व, कैपिटल रिजर्व या स्पेसिफिक। कैपिटल प्रॉफिट में से जो रिजर्व मिलता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कैपिटल से निकलता है, सोचो तो कैपिटल रिजर्व ही होगा ना। रेवेन्यू से निकलता तो रेवेन्यू रिजर्व हो जाता। कैपिटल का मतलब बड़ी बड़ी चीजों का खर्चा जो होता है, जैसे सेल ऑफ फिक्स एसेट्स और मशीनरीज, डिस्ट्रक्शन ऑफ मशीनरी, ये सब रेवेन्यू होता तो रेवेन्यू आ जाता। और सीक्रेट बेटा वो होते हैं जो छुपा के रखे जाते हैं, रिजर्व। और स्पेसिफिक रिजर्व जो होते हैं जो किसी स्पेशल खास काम के लिए रिजर्व बनाए बनाया, उसमें पैसे इकट्ठा करते हैं। जैसे आपने देखा होगा थ्री इडियट की, वो सॉरी एक पिक्चर थी मुझसे शादी करोगी, उससे 3 गुल्लक रखे हुए थे, एक अपनी मम्मी की आंख के लिए, एक अपनी बहन की शादी के लिए, तो वो स्पेसिफिक रिजर्व है, एक स्पेशल काम के लिए वो, जो सलमान खान है वो इकट्ठा करके रखता था पैसे। तो देखो मूवी से भी आप लोग को सीखने को मिलता है, ठीक है। तो रिजर्व क्रिएट कैपिटल यही होता है, ठीक है। स्पेसिफिक रिजर्व यही होता है जो स्पेसिफिक के काम के लिए आपने जुटा के रखा हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एट द एंड ऑफ द ईयर डेप्रिसिएशन इज अकाउंट इज ट्रांसफर टू ट्रेडिंग अकाउंट, बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस एंड प्रोविजन। देखो भाई डेप्रिसिएशन तो खर्चा ही होता है, इसको तो आपको अपने कैपिटल में से कम ही करना पड़ता है, इसलिए इसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर शो किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बिजनेस ट्रांजेक्शन, कौन सा नहीं है बिजनेस ट्रांजेक्शन। पेड फॉर सैलरी ऑफ एम्प्लॉइज, बॉट फर्नीचर फॉर बिजनेस, पेड सम फीस फॉर फ्रॉम पर्सनल बैंक अकाउंट, और पेड सम फीस फ्रॉम बिजनेस। बिजनेस ट्रांजेक्शन कौन सा नहीं पूछा गया है। अच्छा एक बात बताओ, आप सैलरी दे रहे हो एम्प्लॉयज को, तो बिजनेस में आपके काम कर रहे हैं वो, तभी तो आप सैलरी दे रहे हो, तो बिजनेस ट्रांजेक्शन है। अगर आपने बिजनेस के लिए फर्नीचर खरीदा है तो वो बिजनेस के लिए खरीदा है, तो वो भी बिजनेस ट्रांजेक्शन है। अगर आपने अपने बच्चे की फीस पे करी है लेकिन वो अपने पर्सनल अकाउंट से पे करी है, तो बेटा ये बिजनेस ट्रांजेक्शन में नहीं आता। भाई अपने बच्चे की फीस कर रहा है अपने खुद के पर्सनल अकाउंट से, तो ये तो बिजनेस ट्रांजेक्शन नहीं हुआ, तो सी इज योर राइट आंसर। लास्ट पढ़ लेते हैं, पेड सन फीस फ्रॉम द बिजनेस, अगर बिजनेस से पे कर रहा होता तो फिर बिजनेस ट्रांजेक्शन होता, इसलिए ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैश बुक डज नॉट रिकॉर्ड ट्रांजेक्शन। बेटा कैश बुक वही होता है जो कैश ही रिकॉर्ड करता है। कैश नेचर, क्रेडिट नेचर, कैश एंड क्रेडिट नेचर, या नॉन ऑफ दीज। तो याद रखना कैश का मतलब कैश, तो कैश जो होगा वो कभी उधारी वाली चीजें रिकॉर्ड नहीं करता, इसलिए ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। क्रेडिट, उधार उधार नहीं होता भाई, सीधे कैश दो। चलिए, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट इज प्रिपेयर्ड बाय, कौन प्रिपेयर करता है, बैंक, क्रेडिटर, या अकाउंट होल्डर, या डेटर। देखो बैंक रिकंसिलिएशन सिस्टम यही देखता है कि बैंक का रिकॉर्ड और कैश का रिकॉर्ड जो है वो मैच करना चाहिए, उनके डिफरेंस है ना, उनका डिफरेंस फाइंड आउट करने के लिए बैंक रिकंसिलिएशन सिस्टम बनाया जाता है। तो ये अकाउंट होल्डर जो होता है ना बेटा, वही प्रिपेयर करता है इसको, ठीक है। कौन प्रिपेयर करता है मैम, अकाउंट होल्डर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी डेज ऑफ ग्रेस आर अलाउड फॉर पेमेंट ऑफ अ बिल। कितने दिन का ग्रेस आपको मिल जाता है कि आप बिल पे कर दो, 3 डेज, 5 डेज, 7 डेज, या 2 डेज। तो इसका जो राइट आंसर है बेटा 3 डेज, याद रखना 3 दिन का आपको ग्रेस पीरियड दे दिया जाता है कि चलो 3 दिन और देते हैं आपको, आप पेमेंट कर लो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच रिपोर्ट शोज द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ अ बिजनेस ऑन अ स्पेसिफिक डेट। ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट एंड कैश फ्लो स्टेटमेंट। इसका कीवर्ड है यहाँ पे स्पेसिफिक डेट, जैसे 31 मार्च को ही दिखाओगे, उसे बोलते हैं बैलेंस शीट। बैलेंस शीट हमेशा एक स्पेसिफिक डेट के लिए बनाई जाती है, ये नहीं आप हर महीने बना दोगे। याद रखो हमेशा 31 मार्च में बनती है ना, 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक, तो स्पेसिफिक डेट पे बनाई जाती है बैलेंस शीट, ये इसका कीवर्ड था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अकाउंटिंग इज कंसर्न विद द रिकॉर्डिंग ऑफ इवेंट्स, ट्रांजैक्शन, आइडियाज या फीलिंग। अकाउंटिंग में क्या रिकॉर्ड करते हो, इवेंट्स रिकॉर्ड करते हो, आइडियाज या फीलिंग्स। फीलिंग आइडिया का कैसे रिकॉर्ड करोगे भाई उसको। अभी हमने बोला ट्रांजेक्शन से रिकॉर्ड होते हैं ना, सेल, परचेज, रेवेन्यू, एक्सपेंस, और क्या रिकॉर्ड होगा, सो ट्रांजेक्शन इसका राइट आंसर है। आई होप आप लोगों को सेशन अच्छा लगा हो, और चलिए तब तक आपसे मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, आपके एग्जाम्स जल्दी आने वाले हैं, ठीक है। तो इस हिसाब से मैं आप लोगों के लिए और भी वीडियोस अपलोड करते रहूंगी टाइम टू टाइम एग्जाम्स तक आपके।
और चलिए मिलते हैं आपसे तब तक नेक्स्ट सेशन में। टिल देन गुड बाय, टेक केयर।